नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है संजय मिश्रा और मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम एक सेल के बारे में जानेंगे, कोशिका आखिर होती क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सेल को हम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, वो अपने जीवन को एक सिंगल सेल से शुरू करता है। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो भी अपने जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल जाइगोट से शुरू करता है, और कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सारी जीवन लीला एक सिंगल सेल में ही कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसी लिविंग सेल को किसने देखा था, तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था। दोस्तों, उसके बाद में बात करेंगे हम सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या होती है? दोस्तों, सेल थ्योरी जो है दो साइंटिस्ट ने मिलके दी थी। एक स्लाइडेन थे और दूसरे का नाम श्वान था। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो किससे मिलके बना होता है? वो सेल से मिलकर बना होता है और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि all the plants or animals are composed of cells and their products। ये बात इन्होंने बताई थी। उसके बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रोडोल्फ विर्को। इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी जो न्यू सेल फॉर्म हो रही है वो अपने पेरेंट सेल से बनती है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो कोई भी न्यू सेल बनेगी तो वो किसी ना किसी पूर्ववर्ती या पुरानी सेल से ही बनेगी। जहां पे ये सेल थ्योरी लिखा है ये आपको गोला आकार का दिख रहा होगा। अगर हम इसको एक सिंगल सेल कंसीडर करें दोस्तों, तो ये सेल अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या करेगी? ये सेल मेटाबॉलिज्म करेगी, अपने डीएनए कंटेंट को बढ़ाएगी, रेप्लिकेशन करेगी, और फाइनली जाके क्या करेगी दोस्तों? दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। किसमें? दो न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो दो न्यू सेल्स बनी है इनको हम डॉटर सेल्स बोल सकते हैं, और ये जो पहली वाली सेल है इसको हम पेरेंट सेल बोलेंगे। तो दोस्तों, कोई भी जो न्यू सेल फॉर्म हो रही है वो किसी ना किसी पुरानी सेल से ही बनी है या प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, ऐसा विर्को का कहना था। और इस तरह से इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। इन्होंने दो स्टेटमेंट्स दिए। वो दो स्टेटमेंट क्या थे दोस्तों? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये पहला स्टेटमेंट था। और उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट ये था दोस्तों, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल्स बनती हैं या कोई भी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल या पुरानी सेल्स के होने की वजह से ही होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थे किसके? सेल थ्योरी के। दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी का एन ओवरव्यू ऑफ द सेल्स। सेल्स के ओवरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि संसार में बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। वो सारे टिश्यूज बहुत सारी तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेल्स होती हैं वो साइज, शेप और अपनी एक्टिविटी के हिसाब से डिफर करती हैं। मतलब जैसी जैसा उनका फंक्शन होगा वैसा उनका साइज और शेप होता है। ठीक है। एनसीईआरटी बताती है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो अब तक की स्मॉलेस्ट सेल है। जो अब तक की नॉन सेल्स हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, जिसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर होती है।
उसके बाद में अगर हम ऑस्ट्रिच एग की बात करें दोस्तों, तो ये सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। ओके, तो लार्जेस्ट सेल की भी अगर हम बात करेंगे तो ऑर्चिड का एग आएगा। अगर यहीं पे लिखा होता कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो दोस्तों जो हमारे न्यूरॉन्स होता है, नर्व सेल्स होती हैं, वो लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। ओके, जबकि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या होता है? ऑर्चिड एग होता है। दोस्तों उसके बाद में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ये जो सेल के अंदर पाया जाता है, हमारी जो सेल्स होती है, अगर मान लो प्लांट सेल की हम बात करें तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है, ये मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज का इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उस साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स पड़े हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, या अलग अलग कंपार्टमेंट में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये वेरी करता है कि सेल प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोटिक इन नेचर है। ओके, तो जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, सेलुलर एक्टिविटी होती है, वो किस में परफॉर्म की जाती है? साइटोप्लाज्म में परफॉर्म की जाती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो नीट में आए हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, ओमनी सेल्युला ई सेल्युला रिगार्ड्स सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाई। तो ओमनी सेल्युला ई सेल्युला किसने दिया था दोस्तों? इसमें चार ऑप्शन है। ए में रोडोल्फ विर्को का जिक्र किया गया है, उसके बाद स्लाइडेन, ठीक है, बी और श्वान के बारे में बताया गया है, उसके बाद अरस्ट के बारे में बताया गया है। तो आप इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ओमनी सल्ला ई सल्ला का जो स्टेटमेंट है वो रोडोल्फ पिर्को ने दिया है, जैसा कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस कर लिया है इस चीज को। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ये प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो राइबोसोम, उसके बाद में मीसोसोम, सी पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डी पे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो दोस्तों, राइबोसोम जो है वो चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम पाया जाता है। वहीं अगर मीसोसोम की बात करें तो मीसोसोम प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। बैक्टीरिया में जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी इनवर्ड फोल्डिंग के कारण मीसोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों। उसके बाद में आता है न्यूक्लियर इन्वेलप। तो दोस्तों अगर न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नंगा पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में किसी भी मेम्ब्रेन या इन्वेलप से घिरा हुआ या कवर्ड नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो डी होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ऐसा पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है राइबोसोम, ऑप्शन बी में दिया है लाइसोसोम, ऑप्शन सी में दिया है मीसोसोम, ऑप्शन डी में दिया है वैक्यूल। तो दोस्तों लाइसोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, मीसोसोम खुद इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट होती है। दोस्तों राइबोसोम पे कोई भी किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। हाँ जी, इसका ऑप्शन ए ही होगा और यही करेक्ट ऑप्शन है इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन 2015 नीट में पूछा गया था, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर। अभी देखो पिछला क्वेश्चन जो आया था उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे क्रोमोसोम का जिक्र किया है, उसके बाद राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियाई। दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद में ऑप्शन डी में दिया है न्यूक्लियाई, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो उसमें राइबोसोम का जिक्र हुआ था। और इसमें हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे राइबोसोम दिया है। तो राइबोसोम फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, राइबोसोम सेकंड ऑप्शन में दिया है, एंड राइबोसोम लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन में दिया है। तो ये तीनों ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या क्या दिया है, लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनों ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो में हम लेके आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और उनसे रिलेटेड लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो इन स्टेटमेंट वाइज वीडियोज के थ्रू जो एग्जाम ओरिएंटेड लाइंस हैं एनसीईआरटी की, और इन पी वाई क्यूज के थ्रू आप शॉर्ट टाइम में अपना रिवीजन कर सकते हैं चैप्टर्स का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।